हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए, पिछले क्लास से ही हम लोग व्यवहारवादी के बारे में जान रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग व्यवहारवादी राजनीति के अनुसार समझे कि अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस में जो है बिहेवियर का क्या स्थिति होता है, इसके अर्थ को समझे, मीनिंग को जाने, परिभाषा पढ़े। अब जो है व्यवहार और फिर उसके साथ साथ व्यवहारवादी के जो आयाम है या मान्यता है, इस आयाम या मान्यता, ठीक है, क्वेश्चंस में आयाम या मान्यता पूछा जाता है, तो आयाम को पढ़े या मान्यता दोनों एक ही है। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है व्यवहारवाद में वो आयाम है, ठीक है। आयाम या मान्यताएं दोनों एक ही चीज़ है, उद्देश्य का आधार भी कह सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्यवहारवाद की सीमाएं क्या है, कहाँ तक व्यवहारवाद को हम पढ़ सकते हैं, इसकी सीमाएं कहाँ तक दिया गया है। तो आइए, प्रोफेसर सिबली ने व्यवहारवाद की सीमाएं के बारे में जो है बताया है, प्रोफेसर सिबली ने, ठीक है। इन्होंने जो है पॉइंट्स के रूप में हमने लिया है, जो बातें इन्होंने कहा है तो इसे हमने पॉइंट्स के रूप में लिए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में, समझने में, याद करने में अच्छा रहेगा। पहला जो पॉइंट्स है व्यवहारवाद की सीमाएं का, वो है व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, परंतु स्वयं व्यवहारवादी व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग, द्वेष, झुकाव व पक्षपात ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। क्या कहा है कि व्यवहारवाद अपने आप को क्या मानते हैं, मूल्य निरपेक्ष मानते हैं, लेकिन व्यवहारवादी स्वयं जो उसका व्यक्तित्व है या जो उसका आचरण है या जो उसके पास जो ज्ञान की सीमा है, साधन है, राग, द्वेष, झुकाव व पक्षपात ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। यानी कि उनका अपना ही ये सारे जो तत्व है ये प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है वह भी उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है। दूसरा जो पॉइंट कहा है कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक व तकनीकी साधनों पर बहुत बल देते हैं और ऐतिहासिक अनुभवों की उपेक्षा करता है। व्यवहारवादी क्या करते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों पर ज़्यादा बल देते हैं और जो ऐतिहासिक अनुभव है उसकी उपेक्षा करते हैं। तीसरा जो सिबल ने कहा है कि व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है, उसका क्षेत्र क्या है, क्यों तक सीमित है, जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र कैसा और क्यों तक फैला हुआ है। अतः इसके लिए हमें राजनीतिक दर्शन व इतिहास की सहायता की आवश्यकता होती है। ये राजनीतिक है, राजनीतिक दर्शन, ठीक है। बहुत इजी शब्दों में जो है सिबली ने समझाया है इसकी सीमा को। चौथा जो पॉइंट्स है कि नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिज्ञों के लिए व्यवहारवाद और व्यवहारवादियों का उपयोग बहुत जो अधिक सीमित हो जाता है। व्यवहारवाद और व्यवहारवादियों का जो उपयोग है वो बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं वरन अनेक तत्व महत्व रखते हैं। तो सिबली का कहना है कि व्यवहारिक जो है वैज्ञानिक का विशुद्ध दृष्टिकोण, प्राथमिक मूल्यों और इतिहास के विज्ञानेतर निर्णयों द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक। अब आइए जानते हैं व्यवहारवाद की आलोचना हुई है किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी सिद्धांत या कोई भी विचारधारा या कोई भी विचारक। विचारधारा और विचारक में अंतर है। विचारक हो गया अपना विचार देने वाला, और उनका जो विचार जो चला वो विचारधारा हुआ। तो सबकी आलोचना होती है, अच्छे लोगों की भी होती है,
हमारे गांधी जी का भी हुआ आलोचना, जिन्होंने कि अपना सारा समय भूख प्यास हड़ताल ये सब में ही लगा दिया। आइए जानते हैं ये क्या व्यवहारवादी के रूप में आलोचना हो सकता है। व्यवहारवाद में कहता है कि कुछ दुर्बलताएं हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की गई है। ये दुर्बलताएं कई प्रकार से है, इसे भी हम पॉइंट्स के रूप में लिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत होगा, समझने में सहूलियत होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको फटाफट याद आते जाएगा और आप लिखते जाएंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट्स है व्यवहारवाद की प्रमुख दुर्बलता उसकी मूल्य निरपेक्षता है, जिसके कारण राज्य विज्ञान नीति निर्माण सक्रिय राजनीति समाज की तत्कालीन और दूरगामी समस्याओं आदि से पूर्णतया क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट्स है राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कारों व प्रश्नावलियों की तकनीकी से पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार की राजनीति के अंतर तल का सत्यापन असंभव हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट्स कहा है कि व्यवहारवादी यह भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में गंभीर अंतर है। जो नेचुरल साइंस है और जो पॉलिटिकल साइंस है दोनों में बहुत अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य जो है प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में लचीले हैं, जटिल और परिवर्तित है, जो ये समझने वाली बात है। चौथा जो पॉइंट्स है कि व्यवहारवादियों ने अब तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि वे लाखों डॉलर इसके लिए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अगला जो पॉइंट्स है कि राजनीतिक वास्तविकता में विशेष तौर से अपनी विशेषताएं लिए होती है और उनमें समानताएं ढूंढना कठिन हो जाता है। छठा जो पॉइंट्स है व्यवहारवादियों की कमजोरी उनके द्वारा पद्धतियों पर अधिक बल देने की भी है। एवरी का निष्कर्ष है कि व्यवहारवादी महत्वपूर्ण को छोड़कर प्रायः अमहत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तथ्य और करे एकत्रित करने में लगे रहते हैं। करे नहीं, ये आंकड़े है, लिखने में गलत हो गया है। तथ्य और आंकड़े, तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने में क्या करते हैं, लगे रहते हैं हमेशा। ठीक, अब आइए जानते हैं व्यवहारवादी की तो आलोचना कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति है वो अपना समय के अनुसार जो है कुछ विचारधारा अपना दिया है या फिर अपना सिद्धांत दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने जो भी अपना विचारधारा दिया, जो भी सिद्धांत दिए, तो उसमें कुछ लोगों का तो आदत भी होता है कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ खराबी निकालना, उसकी आलोचना करना। आखिर ये जानिए कि महात्मा गांधी किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे, आखिर बुरे किसी के लिए थे तब तो उन्हें गोली से मारा गया, नहीं तो महात्मा जैसे गांधी को कोई गोली से क्यों मारेंगे। लेकिन फिर भी उस आदमी के भी मन में ये बात भी आता है या अन्य व्यक्ति या उससे परे व्यक्ति जो हैं वो कहते हैं कि क्या महात्मा गांधी में सिर्फ बुराई ही था जो उनको गोली से मारा गया, क्या उसमें अच्छाई नहीं था, कुछ भी अच्छाई नहीं था। तो कहता है हाँ, वही है कि व्यवहारवादी में सिर्फ आलोचना ही आलोचना है कि उसका कुछ दिया हुआ, कुछ इस धराधर को कुछ दिया भी है। तो क्या दिया है, इसे आइए हम पॉइंट्स के रूप में जानते हैं। पहला है कि व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं है, जो आलोचना में क्या कहा गया था कि ये एक उपागम है या दृष्टिकोण है, नहीं, यह तो राजनीति शास्त्र की समस्त विषय वस्तु को नए रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन भी है।
व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई तकनीक और मापन के लिए भी नए साधन ढूंढे हैं, ये आप नहीं भूल सकते हैं। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक शास्त्रियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें अंतः अनुशासनात्मक, ठीक है, इंटरडिसिप्लिन दृष्टिकोण भी प्रदान किया है। तीसरा पॉइंट में कहा है कि व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नए दृष्टिकोण, नए पद्धति, नए मापन और नूतन क्षेत्र भी प्रदान किया है। ये आप नहीं भूल सकते हैं कि सिर्फ व्यवहारवादी गलत काम ही किया है, आलोचना ही हुआ है। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप ही राजनीति शास्त्र, साक्षात्कार प्रणाली, प्रश्नावली, सोशियोमेट्री आदि अपनाने को प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का भी अध्ययन पद्धति इस आधार पर किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्र को एकता और आधुनिकता प्रदान की है। व्यवहारवादियों ने स्पष्ट किया है कि उसका संबंध क्या है से है, ना कि क्या होना चाहिए से। राजनीतिक अनुसंधान में तथ्यों को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की जो प्रमुख देन है वो वैज्ञानिक विधियां, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मूल्य निरपेक्षता आदि निसंदेह नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका महत्वपूर्ण स्थापित हुआ है। अब पाया क्या क्या है, जैसे कि महात्मा गांधी का किसी ने आलोचना किया तो किसी ने बड़ाई किया कि नहीं वो मारने लायक नहीं था, क्यों मारा, उसमें ये अच्छाई भी है। अब उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कुछ हासिल भी किया है। क्या हासिल किया है? तो वही कहता है कि व्यवहारवादी कुछ हासिल भी किया है। क्या हासिल किया है? कि विभिन्न पद्धतियों व प्रविधियों प्रदान करना। राजनीति शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक व्यवहारवादी लेखकों जैसे ग्रेबियल, आमंड, रॉबर्ट डहल, डेविड स्टन, कार्ल डच, हेरल्ड लासवेल आदि ने आनुभविक पद्धतियों एवं प्रविधियों का राजनीति शास्त्र में प्रयोग कर व्यवस्था उपागम, निर्णय निर्माण सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत आदि सैद्धांतिक नवीनताओं का भी विकास किया है। व्यवहारवादियों ने अपने शोध में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग किए जाने पर बल दिया है जिनके आधार पर विश्वसनीय सामग्री प्राप्त किया जा सके। दूसरा कहा है कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र में मनुष्य की भावना, यानी मनुष्य का जो उसका जो मूल भावना है, उसका जो मनोवृत्ति है, इन सब का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ऑब्जेक्टिव्स के रूप में जो है बनाया है। इससे पहले उनका व्यक्तिनिष्ठ रूप में अध्ययन किया जाता था। तीसरा जो पॉइंट जो इन्होंने हासिल किया है, नवीन प्रेरणाएं। यद्यपि राजनीति शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु के समय से ही व्यक्तित्व के अध्ययन पर बल दिया गया है, लेकिन व्यवहारवादियों ने इस क्षेत्र में नया प्रेरणा दिया है। क्या दिया है? तुलनात्मक सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट दिया है, लोकल गवर्नमेंट दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दिया है, फॉरेन पॉलिसी दिया है। इन सभी क्षेत्रों में प्रभावकारी व्यवहारवाद जो है शोध किए जा रहे हैं। व्यवहारवादियों द्वारा अपनाई गई प्राविधिक नवीनताएं राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवस्था के नए कॉन्सेप्ट का अनुगमन करती है। यानी अनुगमन यानी कुछ आने से पहले उसमें कुछ खोज करना। अगला पॉइंट है कि अंतः अनुशासन यानी इंटरडिसिप्लिन। जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य विषयों को जोड़कर इसे जो है धारण करके बल दिया है। पांचवा है कि स्वरूप में परिवर्तन। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्र के स्वरूप के परिवर्तन में भी अत्यधिक योगदान दिया है। ठीक है, ये रहा, आप लोगों के सामने पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, नोट्स बना लेंगे।